शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में होंगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमने क्या करना है, हम कर रहे हैं पीबीए कंप्यूटर साइंस क्लास 10th मॉडल पेपर, जो कि 2025 के लिए वेबसाइट पर अपलोड है। ठीक है, आप ये सब डाउनलोड करें अपने पास और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पीछे आप पेज करेंगे तो आपको यहाँ का पूरा डाटा भी मिल जाएगा कि जी कितने नंबर का कितने में से आना है। पहले सेक्शन में से आपका 12 नंबर का प्रैक्टिकल बनना है, दूसरे सेक्शन में से आपका जो है वो कितने नंबर का बनना है, 8 नंबर का बनना है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर टोटल जो होता है हमारे पास, टोटल कितना होता है, टोटल हमारे पास होता है 20 नंबर का। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, ये आप पीछे से देख सकते हैं। ये देखें जी, ये आपका मॉडल पेपर है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ से आपने पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को देने जा रही हूँ। ठीक है, वो आपकी वीडियो कंटिन्यू करेंगे और वो आपको बहुत अच्छी तरह प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है और इसकी अंडरस्टैंडिंग की क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो अप टू हिम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं, आपको सबसे पहले टाइटल पेज देखने को मिलेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन H84 इस्लामाबाद। तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल की जाने बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है कि प्रैक्टिकल कैरी करता है 20 मार्क्स, यानी आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होने जा रहा है, जबकि सब्जेक्टिव पेपर 55 मार्क्स का है। टाइम जो आपको अलॉटेड है वो 45 मिनट्स है। तो इस बात को आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना पेपर अटैम्प्ट करें, ताकि इजीली इसको गो थ्रू कर सकें और अपने कोई भी एरर या गलतियों को फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको जो एक टिप देना चाहूँगा वो ये है कि आप कोई भी कोड लिखते हुए उसको पहले रफ़ में लिखें, क्योंकि इस कोड में गलती होने का मतलब पूरे मार्क्स का कटना भी हो सकता है। इसीलिए पहले आप इसको रफ़ में लिखें। टाइम बहुत है, 45 मिनट्स। पेपर बहुत छोटा है, लेकिन आप लोगों को इसको ध्यान से करना होगा, वरना एक गलती 0 मार्क्स भी आपको दे सकती है पूरे 3 पार्ट्स में, क्योंकि एक पार्ट को करने की ही वजह से दूसरा और तीसरा पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इन ऑर्डर रीअरेंज करने के लिए हमें एक आगे पीछे, यानी लाइनें आगे पीछे करके दी गई हैं एक बिल्कुल सही कोड की जिसमें कोई एरर नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर तो ऐसे लिख के कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए मैंने आप लोगों के लिए कंपाइलर में लिखकर उसकी फ़ोटो ली है, जिसको आप भी देख सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लें अच्छे तरीके से। रीअरेंज द लाइन्स इन द करेक्ट ऑर्डर सच दैट द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूज़र। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले आएगा #include studio.h। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड लास्ट लाइन में हमें दिया गया है। उसके बाद #include studio.h के बाद सेकंड लाइन में हमने लिखना है void main void, जो कि हमें गिवन था। ये सेकंड लाइन में आएगा, ना कि थर्ड लाइन में। यहाँ लिखने में एक मामूली सा एरर हुआ है। वॉइड का मतलब होता है अंदर ब्रैकेट के, कि ये प्रोग्राम अपना कोई, यानी अपनी कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करता, इट डज़ नॉट गिव इट्स ओन वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, जैसा कि यहाँ करली ब्रैकेट है, आएगी फिर इंटीजर n f इज़ इक्वल टू 1। जैसा कि हमें जो भी इंटीजर्स गिवन होंगे ABCDEFG, जिसका भी जो वो आएगा। उसके बाद फिफ्थ लाइन में हमारे पास आएगा प्रिंट f एंटर अ नंबर। क्योंकि हमने एक प्रोग्राम है जिसके अंदर फैक्टोरियल निकालना है, तो हम प्रिंट करेंगे कि कोई भी नंबर, आप यूज़र यानी जो भी लिखने वाला है वो एक नंबर को एंटर करे। जैसे ही वो नंबर एंटर करेगा तो उस पर प्रोसीजर शुरू होगा। अब वो क्या प्रोसीजर है, उसके लिए हमें एंटर नंबर में वैल्यू फीड करनी है। हमें पता है कि किसी भी नंबर में वैल्यू फीड करने के लिए स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होता है। तो हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे कि इस डिनोमिनेटर नंबर के अंदर वो वैल्यू फीड हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर कई लाइनों में स्पेस आए हुए हैं, आप लोग उन स्पेस को ना देखें। आप लोगों को सिंपली एक लाइन के नीचे एक लाइन में लिखना है और कोई लाइन नहीं छोड़नी, वरना वो एरर माना जाएगा। ये कंप्यूटर है, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ आया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे, जैसा कि हमें गिवन था। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंटीजर i इज़ इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन और इक्वल टू n। इट मीन्स कि अगर i 1 के बराबर है तो i या तो बड़ा या तो छोटा है या बराबर है n के। i की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती। और ईच टाइम i प्लस प्लस, यानी i इज़ इंक्रीमिनेटेड बाय 1, ईच टाइम i में एक 1 प्लस होगा। और ईच टाइम f की वैल्यू f मल्टीप्लाई बाय i है, यानी अगर हमने इसको कांस्टेंट दिया है, केस कांस्टेंट f1,
तो ईच टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। जैसा कि आप जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें उसको प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ फैक्टोरियल, अच्छा ये जो आप लोग एक एंड ब्रैकेट देख रहे हैं इसको आप निगलेक्ट कर दें, ये आपने नहीं लिखनी, ये भी एक मामूली से इसमें एरर है। प्रिंट एफ फैक्टोरियल, अब हमारी स्क्रीन पर लिखा आएगा ये लव्स फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू, ये परसेंटेज डी का मतलब क्या है, हमने ऊपर स्कैन में उस नंबर को परसेंटेज डी लिया था, तो जो हमारा फैक्टोरियल आउटपुट निकल के आया है ऐसे लिखा आएगा फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 5 6 7 या जो भी हमारा आंसर था। तो ये हमारा कोड ठीक हो गया। मैंने आपको कोड एक्सप्लेन किया है लेकिन वहाँ आपको कोड एक्सप्लेन नहीं करना, बस उसको लाइन बाय लाइन लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट उतार सकते हैं और जो एड्रेस मैंने आपको बताया उनको आपको नहीं करना और आपको उनको काट देना है। आखिरी में ये करली ब्रैकेट से हम लाइन को बंद कर देंगे और ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द अबव फॉर लूप टू अ वाइल लूप सच दैट द आउटपुट रिमेन सेम, यानी हमें इस करेक्ट शुदा कोड को ही वाइल लूप में कन्वर्ट करना है कि अगर हम इसको भी एग्जीक्यूट करें और ये जो हमने लिखा है इसको भी एग्जीक्यूट करें तो दोनों का आंसर बराबर आए। तो अब हम कोड को लिखने की तरफ चलते हैं। हमारे सामने ये होगा, ठीक है, हमने इसको स्टडी कर लिया कि आई 1 है, आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन है और आई की वैल्यू ग्रेटर देन, यानी हर टाइम 1 से बढ़ रही है और एफ़ को 1 रखना है और एन को एक कांस्टेंट लेना है। सिंपल हमने लिखा एज इट इज़ हैश टैग इंक्लूड स्टडी डॉट एच। नेक्स्ट लाइन में आए, आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि 2 लाइन में आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना, आपने ये नंबरिंग को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, आपने सिर्फ कोड पर तवज्जो देनी है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वॉइड मेन वॉइड एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं करनी। अगर करली ब्रैकेट यहाँ दें या नीचे 4th लाइन में दें उसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ही होती है। इसको 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेम इंटीजर एन एफ और आई लेंगे। अच्छा, अब सब मुझे कहेंगे कि इसमें मैंने एन था और एफ था, आई कैसे ले लिया। तो आई को लेने की वजह है कि जब भी वाइल लूप होता है हमें आई लेना पड़ता है क्योंकि हमारे पास एक इंटीजर होता है एन। एन वो इंटीजर है जो यूज़र एंटर करेगा, एफ़ वो है जो हमने कांस्टेंट लिया है और आई वो है जिसको इंक्रीमिनेट करना है। यहाँ पर हमने एफ़ को इंक्रीमिनेट कर दिया क्योंकि एफ़ होता है फॉर लूप के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा फॉर लूप नहीं है, वाइल लूप है, तो उसमें 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। हम प्रिंट एफ करेंगे, एंटर नंबर, एक नंबर एंटर होगा एज इट इज़, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। स्कैन करेंगे, सेम फंक्शन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर था, यहाँ वाइल लिखा, वाइल कंडीशन लिखी कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, यानी आई की वैल्यू छोटी है और एन के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने आई को 1 लिया था लेकिन यहाँ पर हमने आई को 1 नहीं लिया। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि यहाँ पर हम आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, जो बहुत से बच्चे कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आई को लिया, हमने यहाँ पे आई को 1 नहीं लेना, हमने सिंपली आई को इंक्रीमिनेट करना है, जबकि यहाँ पर हमने आई को इंटीजर लिया और हमने कहा आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, एफ फॉर एवरी एफ इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई एंड आई प्लस प्लस। अब जो हम कंप्यूटर को वैल्यू देंगे जैसे कि हमने मिसाल के तौर पर दी, चलें वो मैं आपको आउटपुट में बताता हूँ। तो ये कोड आपका यहाँ तक हो गया, प्रिंटर फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिखा हुआ आ गया। अब आउटपुट पर आते हैं। जब आउटपुट बताऊँगा तो आप खुद इस कोड को समझ जाएंगे। जैसा कि आप EBA में देख सकते हैं, राइट डाउन द आउटपुट फॉर द अबव प्रोग्राम व्हेन n इज़ इक्वल टू 5। यहाँ n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो हम 5 के लिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वैसे 5 एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि शायद ना आए, लेकिन अगर आएगा तो आपको करना पड़ेगा। अब इस कोड में देख लें या इस कोड में देख लें, कोई मसला नहीं है। वाइल लूप पढ़ना आसान होता है तो हम वाइल से देख लेते हैं। एंटर अ नंबर, नंबर एंटर किया 5, एन की वैल्यू क्या आई 5, यानी जो हमारा आई है वो 1 2 3 4 5, ये पाँचों नंबर है। एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ मल्टीप्लाई बाय आई, एफ़ पहले क्या था 1 है, आई क्या था 1 है, तो पहले आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, उसके बाद आई प्लस प्लस आई इंक्रीमिनेट हो जाएगा 1 से, वो आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। मैं आपको कैलकुलेटर में करके आप देख सकते हैं। पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, यह आंसर आया 120। ठीक है,
अब इससे आगे ये क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा कि n5 था, जैसे ही i5 हुआ तो i से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम इस लेस देन के निशान को ग्रेटर कर दें तो इसका आंसर इन्फिनिट लूप आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का भी MCQs में ध्यान रखना है कि इन्फिनिट लूप क्या होता है। तो हमारा इसका आउटपुट भी निकल आया। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर। हमें एक सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और अगर इसमें आपकी एक भी स्टेप में गलती हो जाए तो आपका एंटायर कोड गलत हो जाएगा। द कैलकुलेटर शुड बी एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। रिक्वायरमेंट्स भी हमें दे दी हैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। इनपुट: द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट यूज़र टू एंटर 2 नंबर्स। एंटर हमने 2 नंबर्स करने हैं फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो डेसिमल की फॉर्म में भी आ सकें, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर को खोलते हैं तो अगर हमारा आंसर है 1.2 + 2.3, तो 1 + 2 का वो आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका आंसर 2.5 है, उसका आंसर 2 है। तो इसीलिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ करना है। चारों अर्थमेटिक सिंपल ऑपरेशन है मैथ्स के: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन यहाँ हमें नहीं दिया, जबकि वो दे भी सकते थे। Processing: based on the user's choice, the program should perform the selected arithmetic operation on the 2 input numbers. वैसे तो कैलकुलेटर में आप 100 नंबर तक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपसे सिर्फ 2 नंबर्स को करने के लिए बोला गया है। आउटपुट: द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द ऑपरेशन रिक्वायर्ड आउटपुट। एंटर फर्स्ट नंबर। पहले हम कोड को लिखते हैं, फिर रिक्वायर्ड आउटपुट भी आपको निकाल कर दिखा देते हैं, इसका भी आउटपुट निकालना। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक कोड डिज़ाइन किया है, इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ आपने स्पेस नहीं देना। #include studio.h एज इट इज़ लिखा। अच्छा, यहाँ पर आपको #include studio.h की अगली लाइन में जो 2 मैंने ब्लैंक छोड़ी है, यहाँ आपको लिखना होगा एज इट इज़ #include ब्रैकेट conio.h। ठीक है, उसके बाद अगर आप conio.h ना भी लिखें तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नंबर्स थे। लेकिन क्योंकि नंबर्स आपका आउटपुट है तो conio.h से भी वही आंसर निकलेगा और उससे भी वही आंसर निकलेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आप कॉर्नियो भी लिख सकते हैं। उससे अगली लाइन में आप लिखेंगे void main एम्प्टी होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम अपनी वैल्यू देगा जो कि आपके पास आएगी किसी भी फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा। फ्लोट नंबर 1 लिया, फ्लोट नंबर 2 लिया और रिज़ल्ट लिया तीसरा इंटीजर। 4 करेक्टर। अच्छा, करेक्टर वो लफ्ज़ होते हैं जो मिसाल के तौर पे एक तो होता है इंटीजर नंबर। करेक्टर OP यानी ये ऑपरेटेंड है, कोई भी लफ्ज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं गिवन। प्रिंट एफ किया यूज़र से, जैसा कि हमने पहले किया कि क्या एंटर करना है। एंटर फर्स्ट नंबर एंटर किया हमने। %f में उसके वैल्यू को ऊपर चढ़ा दिया, डाटा फीड कर दिया, नंबर 1 हो गया। ये नंबर 1 में इसकी वैल्यू फीड हो गई फर्स्ट नंबर की, यानी अब ये चेंज नहीं हो सकती बैक किए बगैर। सेकंड नंबर का भी यही हुआ। ठीक, सेलेक्ट ऑपरेशन, हम अपने कीबोर्ड पर से कोई भी ऑपरेशन लेंगे, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का साइन। अब उस ऑपरेटेंट को हम उसके आगे रख देंगे, जैसा कि हमने किया scanf %c। ये c इसलिए किया गया, ये करेक्टर है, नंबर नहीं है। स्विच ऑपरेटेंट, हमने ऊपर करेक्टर ऑपरेटेंट लिया था, अब ये स्विच स्टेटमेंट है, हमने स्विच किया ऑपरेटेंट को। ऑपरेटेंट क्यों किया? क्योंकि जिस चीज़ को हम कर रहे हैं वो OP ऑपरेटेंट है। अब स्विच में आपको पता है स्विच स्टेटमेंट में कि मुख्तलिफ केसेस होती हैं। अगर एक केस है तो वो होगी, दूसरी है तो दूसरी होगी, तीसरी है तो तीसरी होगी, चौथी है तो चौथी होगी। इस सवाल के आने के काफ़ी हाईली चांसेस हैं, तो आप इसको याद कर लें, क्योंकि एक डिवाइड के लिए ही कैलकुलेटर और आ सकता है। कैलकुलेटर के आने का बहुत हाईली चांस है, या तो सब्जेक्टिव पेपर में आपके, या फिर यहाँ पर PBA में। तो आप लिखेंगे केस प्लस, अगर प्लस एंटर किया गया है पीछे से यूज़र की तरफ से, तो रिज़ल्ट होगा नंबर 1 को नंबर 2 में ऐड करके कर देंगे। ठीक है, ब्रेक हो गई स्टेटमेंट, यानी ख़त्म। अगर यही केस है टर्मिनेट हो गई, आगे नहीं होगा। ये नहीं है तो माइनस के लिए चेक होगा, माइनस कर देंगे, टर्मिनेट हो गई। अगर वो भी नहीं था तो मल्टीप्लाई है, टर्मिनेट हो गई। अब क्योंकि यहाँ हमने इस कैलकुलेटर को डिवाइड का ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो अगर डिवाइड है, ये 2 प्लस लगा दिए हैं, ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। आप 2 दफ़ा कैलकुलेटर में प्लस प्लस लिखें तो आपके सामने आ जाएगा कि कैलकुलेटर में क्या होता है, सिंटैक्स एरर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनवैलिड ऑपरेशन। अगर आप यहाँ सिंटैक्स एरर देना चाहें, इनवैलिड ऑपरेशन देना चाहें, इनकरेक्ट ऑपरेशन देना चाहें, इसकी कोई गलती नहीं निकलेगी। उसके बाद आपने रिटर्न की अपनी वैल्यू, रिटर्न यानी वापस आप अपनी रिटर्न वैल्यू पर आ गए, ख़त्म। ठीक, अब यहाँ पर एक चेंजिंग आएगी, क्योंकि आपको रिजल्ट भी प्रिंट करना है अलग से एक नोट पैड के ऊपर। आपने ब्रैकेट बंद की, ठीक है, अब आपने एक और ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर आपने लिखना है printf रिज़ल्ट
रिज़ल्ट परसेंटेज 0.1F, यानी 0.1 शो कर रहा है कि उसकी टेबल में कौन सी पोजीशन थी, टेबल में वो किस जगह पर आ रहा था। एन से मुराद है वो नंबर, तो कॉमा रिज़ल्ट, यानी ये जो रिज़ल्ट था ऊपर आया हुआ, ये रिज़ल्ट इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 2 डॉट हैं। मैं इक्वल टू दूंगा, प्लस का साइन दूंगा तो वो प्लस देगा, चूँकि कंप्यूटर की इटसेल्फ कोई मेमोरी नहीं होती, जो हम उस पर फीड करेंगे वो वही करेगा, वो एक रोबोट है। रिज़ल्ट 2 डॉट्स एंड द आंसर विल बी रिटर्न। तो हम बगैर देर किए अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो आप देख सकते थे कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग कम थी, इसीलिए मैंने इसको मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया। अब हम इजीली अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग HTML कोड बाय रिमूविंग एरर्स। आप देख सकते हैं यहाँ 2 ब्लैंक्स हैं, एक इनकरेक्ट कोड का, एक करेक्टेड कोड का। तो अब हमें इसमें उन्होंने नहीं कहा कि एरर्स सॉर्ट आउट करना है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिंपली इसको लिखकर उनको देना है। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ जो पता होनी चाहिए, जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करेंगे तो उसको ख़त्म करने के लिए उसी के साथ एक स्लैश आएगी। जैसे HTML है, तो अब पता नहीं इस कोड में, हाँ गलती है इस कोड में, एक ये पहली HTML पहली लाइन में लिखा है, आखिरी में ठीक है, आखिरी में ये जो बॉडी के साथ निशान है वो यहाँ आएगा। उसको भी मैंने आपके लिए स्पेशली एग्जीक्यूट करके कंपाइलर में लिख के रखा हुआ है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने लगा हूँ। इसी कोड को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर HTML ऐसे ही लिखा था, यानी बिना स्लैश के। एक ये गलती हो गई, दूसरी गलती यहाँ हेड की थी, तीसरी गलती वहाँ बॉडी की थी। तो उन गलतियों को भी मैंने आपके लिए लिख के अलग से रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। पहली गलती थी, शुरू से देखते हैं, टाइटल की, प्रॉपरली क्लोज विद हेड, यानी जो हेडिंग थी वो किसी टाइटल के साथ, टाइटल इस निशान को कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, चेंज HTML क्लोजिंग टैग टू दिस टैग, ये करेक्ट हो गया। जो OL टैग था वो गलत यूज़ हुआ था, क्योंकि आपने अपने कंप्यूटर की बुक में देखा होगा कि एक OL टैग होता है, एक UL टैग होता है, एक ऑर्डर्ड होता है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो जो OL है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, जबकि UL है वो OL अनऑर्डर्ड लिस्ट है, UL ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम UL का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करना है। इट वॉज इनकरेक्टली रिटन एज UL, और अब हमने इसको OL में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि यह एक ऑर्डर्ड लिस्ट थी, इसमें हमारे नाम आएंगे। फिक्स्ड मेल फॉर्म्ड LI टैग, अच्छा अब ये नाम था आमना, इसके अंदर LI टैग, यानी हमने इसको, आप देख सकते हैं अपॉन की गलती है यहाँ भी, जैसे LI के साथ एक अपॉन है, ये हमें गिवन था, और जो उसके शुरू में केस ब्रैकेट्स थी, केस कॉन्स्टेंट्स थे, केस फॉर्मेट स्पेसिफायर जिनको हम बोलते हैं, उनके साथ LI नहीं था, तो हमने शुरू में भी LI लगा दिया। यानी हर चीज़ बॉडी शुरू होगी, बाद में बॉडी ब्रैकेट अपॉन बॉडी होगी, ख़त्म होगी, को OL शुरू होगा, अपॉन OL होगा एंड में। तो ये 5-4 गलतियाँ इस तरह की होती हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्चुअल गलतियाँ खुद निकालनी होंगी। तो यहाँ हम कोड पर आ जाते हैं, ये कोड की करेक्टेड फॉर्म है, इसको हम कंपाइल भी कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लें। हमने इसको रन किया तो हमारे पास डाटा आ गया, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, 1 अली, 2 आमना, 3 हमज़ा। और जो दूसरी लिस्ट थी हमारी वो अनऑर्डर्ड थी, क्योंकि उसके अंदर IL का यूज़ हुआ था, OL का नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, डिबेट, साइंस एग्जीबिशन। पहली लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा ठीक है, अब यह हमारा कोड हो गया। अब हम वापसी पेपर की तरफ आते हैं। राइट डाउन द टैग टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एंटायर पेज। नो प्रॉब्लम, एज इट इज़ उन्हीं का कोड आपने उतार के नहीं देना उनको, क्योंकि उन्होंने आपको जगह कम दी है। आपने सिंपली इसी कोड में आप देख सकते हैं, ये जो अब मैंने ब्रैकेट शुरू की है, बॉडी स्टाइल इज़ इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और आगे लाइट ब्लू लिखा है। सिर्फ ये लाइन आपने उनको लिख के देनी है। कहाँ से? ये जो पूरा स्टेप 9 है, सिर्फ ये स्टेप 9 इसका आंसर है, और कोड बाकी एज इट इज़ रहेगा। कोड आपको उनको पूरा नहीं लिख के देना, फिर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 9 स्टेप लिखना है। इसको हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं एंटायर उसके पीछे ब्लू कलर अप्लाई हो गया। राइट द आउटपुट ऑफ द अबव HTML कोड आफ्टर करेक्टिंग द कोड। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी कि वहाँ पर तो आपके पास कोई कंपाइलर होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ ना मोबाइल अलाउ है ना लैपटॉप अलाउ है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल PB है लिखने वाला।
तो अब आप इसको कैसे करेंगे? तो अब आप इसको ऐसे करेंगे कि आप इस कोड को देखेंगे, उस कोड को देखेंगे जो हमें गिवन था करेक्शन के बाद। आप पढ़ सकते हैं, टाइटल आएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। एक दफ़ा हम आपको रन करके दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टाइटल आएगा। अब आप कहेंगे टाइटल क्या होता है? जैसे कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ ऊपर ई बुक, यहाँ जैज़, यहाँ वेलकम लिखा आ रहा है, तो ये हर वेबसाइट का टाइटल होता है। ये आपको इसमें नहीं लिखना क्योंकि यहाँ आपके पास कोई कंप्यूटर गिवन नहीं है। आप लिखेंगे सिंपली नेम ऑफ स्टूडेंट्स डेटा, हेडिंग आएगी 1, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद LI का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी 1.अली, 2.आमना, 3.हमज़ा। यहाँ कोई भी नाम होते तो सिंपली वो आ जाते उसके नीचे, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। आपने देखा। उसके बाद हम आएंगे नीचे, अनऑर्डर्ड लिस्ट उन्होंने खुद हेडिंग दे दी है, इसको नहीं लिखा जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हेडिंग 3, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ UL टैग के साथ हैं। LI तो उसमें भी है, इसमें भी है। वो OL था ऑर्डर्ड, ये UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, O से ऑर्डर्ड है, U से अनऑर्डर्ड है। तो हम इसकी तरफ देखेंगे। स्पोर्ट्स डिबेट साइंस एग्जीबिशन, सिंपली हेडिंग आएगी डार्क। इसको आपने ब्लैक मार्कर और ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ आप इस क्वेश्चन में या तो किसी और कलर के पेन का यूज़ करेंगे या किसी मार्कर का यूज़ करेंगे, वरना आपके क्वेश्चन में यानी वो बात नहीं आएगी जो कि एक अच्छे लिखे हुए आंसर में आएगी, और ये गलत भी हो सकता है अगर कोई ना समझ पाए तो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद आप देख सकते हैं, आपने किसी किस्म के 2 डॉट नहीं डालने जैसे कि पेपर करते हुए डालते हैं, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं थे। नीचे ये 3 डॉट आएंगे क्योंकि ये नंबर की जगह अनऑर्डर्ड लिस्ट को शो कर रहे हैं कि ये ऑर्डर्ड नहीं है। स्पोर्ट्स डिबेट साइंस एग्जीबिशन, तो ये इसका आउटपुट है। आप उसका भी स्क्रीनशॉट उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ। अगर किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।